गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, बहुत शानदार। तो गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आकांक्षा ने कहा है कि 46 मार्क्स किए हैं उन्होंने पॉइंट्स, बहुत बढ़िया, ये होती गुड मॉर्निंग। और होमवर्क कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 डन। डीपीपी 4 डन, होमवर्क डन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैंने ये भी कहा था पॉइंट्स मार्क करना, इंटरनल एनर्जी के 10 पॉइंट बोलने के लिए भी कहा था लंच और डिनर से पहले, याद है आप लोगों को? चलिए जी, बहुत बढ़िया प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। होमवर्क डन, पॉइंट्स नॉट डन, अभय चौधरी जी 27 पॉइंट्स, तरु, क्रिश, डीपीपी 4 डन। कंटेंट लिस्ट बना ली सर, लिस्ट मतलब नहीं समझा मैं। अनिकेत कुमार 32 पॉइंट्स मार्क। डीपीपी डन, बहुत बढ़िया आकांक्षा, गुड, वेल डन। 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन हो गए। डीपीपी 4 के प्रशांत सिंह राजपूत, सलोनी बत्रा 25 पॉइंट्स, रोहन 30.9 पॉइंट डन, डीपीपी 4 डन, बहुत बढ़िया रोहन। आर्यन राज, बेटा ऐसे बोलने से काम नहीं चलता, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करो, हवा में बातें मत करो। तुम्हें प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, पता क्या चलेगा तुम्हारे सेंटेंस से। डीपीपी 4 के लास्ट क्वेश्चन, देखो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, वीडियो सॉल्यूशन ढंग से देखो तो सब समझ में अपने आप आ जाएगा। डीपीपी 4 का लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही सही लग रहा है, मेरे को कहीं कोई डाउट लग भी नहीं रहा है। और एरो से मत जाओ, ए डी बी बी सी डी, वर्ड्स क्या लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है एरो डी से ए का, बट क्वेश्चन लिखा हुआ ए से डी, तो फिर ए से डी के लिए ही सोचना आपको। बिट्टू जी का कहना सर वीडियो सॉल्यूशन से बहुत हेल्प होती है, बिल्कुल। प्रियांशु कुमार को तो शीट ही नहीं दिख रही है बेटा, डीपीपी 4 तक पहुंच गया और तुम्हें शीट ही नहीं मिल रही है। क्या पूछा किसने? एसी में तो वर्कडन ही जीरो होगा बेटा, कहाँ लिखा हुआ है एसी का वर्कडन? एसी का वर्कडन ही जीरो है, एसी और डीबी दोनों का वर्कडन जीरो है, केवल सीबी का होगा। सृष्टि जैन का बर्थडे है जी, सृष्टि जी हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं कि अगले साल अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। वैभव तिलोरी ने कहा सर मेरे 50-60 पॉइंट बन रहे हैं। देखो बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बनाने हैं, बहुत कम भी नहीं बनाने हैं, ये मैंने आपसे, जैसे मैंने इंटरनल एनर्जी में 10 पॉइंट बोले हैं तो ठीक है, प्लस माइनस एक दो और हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखो। हो सकता है 50-60 पॉइंट बने, क्योंकि रिवर्सिबल के 6 रिवर्सिबल के भी 6 तो 6 और 6 12, और आप कह सकते हो तो बन सकते हैं 50 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। सौरभ कह रहा है सर मैं 3 आवर प्रॉपर एग्जाम के टाइम फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आदत डालो बेटा 3-3 घंटे एक साथ पढ़ने की। जब होमवर्क करने बैठो तो कोशिश करो कि लंबे टाइम तक बैठो, ये नहीं कि आधा घंटा बैठा उठ गए, 1 घंटा बैठा उठ गए। आदत डालनी पड़ेगी, 2-2 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से सिंगल सिटिंग में पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, विकास कुशवाहा ने कहा सर नींद बहुत आ रही है उसके लिए, तो देखो बेटा नींद का कारण मैं बताता हूँ, आपके खाने के पैटर्न पर बहुत कुछ डिपेंड करता है नींद। दूसरी मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि 7 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए। 8 घंटे भी अगर सो रहे हो, यानी एवरेज 7.5 मान लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद भी दिन भर में बहुत सारे घंटे बचते हैं। यानी मेरा तो ये मानना है, आप 30 में हो, 13 घंटे पढ़ना है, 11 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, 11 घंटे में आप जो मन करे करो, सो जाओ, 7-8 घंटे सो भी सकते हो, फिर भी 2-3 घंटे बचते हैं जिसमें आप खाना नहाना जो भी कर सकते हो। तो 13 आवर्स बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, पहली चीज तो ये है ना। तो ये ध्यान रखो, अच्छी सी नींद लो 13 घंटे, बट उसको सिस्टमेट करो कि यहाँ कब सोना है, कब उठना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए आपका शेड्यूल। फिर उसके साथ आता है खाना क्या खा रहे हो आप। बहुत ज्यादा ऑयली स्टफ खाने से नींद आती है, सडनली बहुत सारा खाना खा लो उससे नींद आती है, तो खाना टुकड़ों में खाओ, थोड़ा 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 दिन भर चलता है, एक ही ध्यान रखो, दिन भर थोड़ा, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। दूसरा, ऑयली स्टफ कम से कम खाना है, ये ध्यान रखो। सैलेड खाना है, फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाओ, इससे आपको फायदा मिलेगा, नींद कम आएगी। देखो आपको मैं बताऊं, दिन में 1 डेढ़ 2 बजे आप पढ़ रहे हो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे 2 बजे आप खाना खाते हो ना, वो फिर सडनली आपको नींद आने लगती है। वो खाने पे भी डिपेंड है, बहुत सारे चावल खा लिए तो भी आपको सडनली नींद आएगी, तो वो कम करना। खाना खाओ बट 2 रोटी, उससे पहले खा लो थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट करो, नंबर ऑफ मील्स बढ़ाओ, बीच बीच में खाते हो, एप्पल खा ली, फिक्स करो, एक एप्पल डेली खानी है, एक बनाना एप्पल डेली खाना है, इस तरह से एक कुछ सैलेड खाना है, तो उससे आपकी नींद का जो इंपैक्ट है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल आती है बेटा, खाने रोटी चावल ऑयली स्टफ जितना ज्यादा खाओगे नींद ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखना। भाई कॉफी कितनी पी लोगे भाई? कॉफी पीने से दिन में 1-2 बार कॉफी पी लो, उससे ज्यादा नहीं पीनी बेटा। जिस दिन क्लासेस ज्यादा होती है, किसी दिन ज्यादा भी होगी, किसी दिन कम भी होगी, 13 घंटे को और बढ़ाओ, 14 घंटे करो। अगर तुम्हें लगा क्लासेस ज्यादा हो रही है, सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिल रहा है, तो 14 घंटे लाओ। 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के, 2 घंटे इधर उधर, तो 10 घंटे पढ़ो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स में मैंने एंथैल्पी स्टार्ट कर दिया था, और एंथैल्पी के सारे केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है जी। तो अब मैं उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। एंथैल्पी के केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे, फॉर्मुले भी हमने देख लिए कि एंथैल्पी के फॉर्मुले क्या होंगे। नाउ अब ये जो डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्मुले हमने डिराइव किए थे, ये तब लगते हैं जब कोई केमिकल और फेस चेंज ना हो रहा हो, जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? अगर मान लो कंटेनर में रिएक्शन हुई, तो हम डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर कोई केमिकल चेंज या फेस चेंज हो रहा है, तो या तो एक्सपेरिमेंटली आपको डेल्टा एच निकालना होगा, या एक्सपेरिमेंटली आपको डेल्टा यू निकालना होगा। दोनों में से कोई एक पैरामीटर तो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करना होगा। जब एक पैरामीटर एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, तो हम दूसरा पैरामीटर ऑन पेपर फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरा पैरामीटर ऑन पेपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब कैसे डेल्टा एच से डेल्टा यू निकालना है या डेल्टा यू से डेल्टा एच कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, वन ऑफ द फेवरेट है सबका, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अगर मुझे डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू कैसे निकालना है, डेल्टा यू पता है तो डेल्टा एच कैसे निकालना है। अब जैसा मैंने आपसे अभी भी कहा कि इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर तो आपको पहले से एक्सपेरिमेंटली निकालना होगा। वो कैसे पता चलेगा कोई एक पैरामीटर? तो देखिए मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, या तो आपसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर करो या आपसे कांस्टेंट प्रेशर पर करो, और उसका हीट ट्रांसफर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करो। हीट ट्रांसफर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करो। क्यों? कैलोरीमीटर से पता कर सकते हो। किसी ने कुछ डाउट पूछा, एक बार मैं देख लूं सर, आप लास्ट क्लास में मुझे बताया था कि फिर से टेंपरेचर की टर्म में लिखा था सर, मैंने अपने पहले से इसे आइडियल गैस मान लिया, तो 10 केस क्यों लिए सर? मैं नहीं समझा बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था और फिर इसे टेंपरेचर की टर्म में लिख दिया था। तो बेटा जब टेंपरेचर की टर्म में लिखा तो वो आइडियल गैस के लिए लिखा था बेटा। एच इक्वल्स टू यू प्लस पी में पी अगर आइडियल गैस हो तो एनआरटी लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों में से एक पैरामीटर मतलब एक्सपेरिमेंट कैलोरीमीटर से क्यू पता कर लो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो वो क्यू जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर तो डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, हीट दे रखा होता है, जनता कहती है डेल्टा एच तो नहीं रखा। अरे देखो, या तो वो हीट डेल्टा एच के बराबर हो सकती है या डेल्टा यू के बराबर हो सकती है। अगर वो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो वो डेल्टा यू है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो वो डेल्टा एच है। लिखो ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो जाता है क्यू दे रखा है डेल्टा कहां दे रखा है। भाई जो क्यू कांस्टेंट प्रेशर का है वही तो डेल्टा एच है, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो क्यू है वही तो डेल्टा यू है। तो मतलब आपको डेल्टा एच या डेल्टा यू में एक कुछ ना कुछ हो सकते रखा हो। अब मुझे अगर एक पैरामीटर पता है और दूसरा निकालना है तो उसका तरीका क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक पैरामीटर पता है, दूसरा निकालना है। ठीक है साहब, तो यहां से स्टार्ट करते हैं वापस। एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंथैल्पी का। और फॉर ए चेंज, अगर कोई चेंज हो रहा है तो मतलब चेंज, अब देखो कभी स्मॉल चेंज है तो डीएच लिख सकते हैं, लार्ज चेंज है तो डेल्टा एच, क्योंकि डीएच को इंडिकेट करते हो तो डेल्टा एच आता है। तो मैंने डेल्टा एच यू को लिख दिया डेल्टा यू और ये लिख दिया डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी स्मॉल चेंज होता तो डीपीवी, लार्ज चेंज है तो डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी क्या होता है, P2V2 माइनस P1V1। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां से यहां तक आते वक्त क्या मैंने कुछ भी ऐसा बोला कि आइडियल गैस है, क्या मैंने ऐसा बोला कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ऐसा मैंने बोला कि फेस चेंज हो रहा है, कुछ भी कंडीशन नहीं डाली, बस क्या कहा फॉर ए चेंज। मतलब वो केमिकल चेंज भी हो सकता है, फेस चेंज भी हो सकता है, या कोई आइसोथर्मल आइसोकोरिक आइसोबारिक कोई भी प्रोसेस भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आप सामने देख रहे हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, जैसे एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी हमेशा ही एप्लीकेबल है क्योंकि एच डिफाइन ऐसे ही करें, उसी तरह से किसी भी चेंज के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑलवेज एप्लीकेबल, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, बस कोई चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कोई भी चेंज होना चाहिए, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल। पर वापस से सुनो, पता नहीं तुम जो कह रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे केसेस बिल्कुल सही है, तुम वापस से सुनना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ जनता पूछ रही है कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वाह बेटा वाह। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन आते हैं डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एच निकालना, लेकिन P1V1 P2V2 नहीं दे रखा। और मैं आपको बताऊं ऐसा जेई एडवांस में अभी भी हुआ, लेकिन 2002 में, 2004 में और 2006 में 3 साल उसके बाद भी आए, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं आए, बट ये 3 साल में 3 वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन आए जो कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड थे, जो कि इसी पर बेस्ड थे। क्या थे वो आप शीट में देख सकते हो, 2002, 2004 और 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अब हुआ क्या, जेई में जब क्वेश्चन आए तो P1V1 P2V2 जो है वो नहीं देखा था, तो क्या करेंगे साहब, अगर P1V1 P2V2 नहीं देखा तो हमें इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना होगा। लेकिन जैसे रीअरेंज करते हैं कंडीशन आ जाती है, अभी तक कोई कंडीशन नहीं है, अभी तक कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे रीअरेंज करोगे तो कंडीशन आ जाएगी, फिर से केसेस बनेंगे, फिर से केसेस बनेंगे। तो केस 1 फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल और फेज चेंज, बिल्कुल मान सकते हैं प्रशांत सिंह राजपूत, ये तो मैंने बोला डाउट है, कभी भी हीट कांस्टेंट प्रेशर पर दे रखी तो बिल्कुल मान सकते हैं, लिखा हुआ तो है, उसी को वापस पूछोगे तो क्या फायदा। हाँ, जबरदस्ती का डाउट, जब चीज लिख दी उसी को तुम पूछ रहे हो। कुंदन कह रहा है कि सर रियल केस में सेकंड टर्म बेटा, रियल केस में एंथैल्पी जो है वो प्रेशर वॉल्यूम दो वेरिएबल का फंक्शन होती है, एक का कांस्टेंट रखोगे तो दूसरे के साथ तो वेरी कर ही सकती है। चलिए, तो यहाँ पर वापस से कंडीशन फॉर नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेज चेंज, अगर केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो ये इक्वेशन तो है जो हमारे पास थी, अब इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, और आइडियल केस है तो मैं पीवी को क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी। पीवी को मैंने लिख दिया एन आर टी। अब लेकिन कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा तो एन कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है, तो इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, यानी अगर आपको P1V1 P2V2 नहीं पता है तो T1 T2 और मोल्स पता होनी चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जेई 2002 में क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था वो बताता हूँ। जेई 2002 में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने क्या किया, P1 V1 T1 P2 V2 T2 नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा यू, ये सब दे दिए, सब ये सारे पैरामीटर्स क्वेश्चन में दे दिए, और पूछा डेल्टा एच क्या होगा। अब कंफ्यूजन क्या हुआ तो सर इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ और इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर था, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर था, लेकिन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम नहीं है आंसर। अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। कौन सा, इससे करोगे या इससे करोगे, बताओ जी बताओ, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से हो सकता है और उन्होंने डेटा भी सारे दे दिए, आपको लग रहा है जबरदस्ती सारे डेटा दी थी। बताओ कौन सा सही है, इससे करेंगे या इससे करोगे, क्योंकि आंसर दोनों से मैच नहीं कर, दो इससे लगा रहा है इससे लगा रहा है। बिल्कुल शुभम वर्मा जी सही कहा, अनी अंशिका सही, तनुज और बहुत सारे, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली देखा जाए तो आइडियल केस है ही नहीं, कैसे पता चलेगा आपको, सर हमें कैसे पता चलेगा आइडियल है या नहीं है, तो पहली चीज तो बेटा वो भी चेक कर सकते हो, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 नहीं आ रहा है यहाँ से, ये आइडियल केस है ही नहीं, ध्यान रखना। अब क्योंकि क्वेश्चन में सारे डेटा दे रखे तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये तो जेई वाले करते हैं और इससे आंसर लगा रहा है, इससे आंसर लगा रहा है, तो डेफिनेटली इससे आंसर जो आ रहा है वो ज्यादा सही होगा। एक्चुअली आइडियल केस है नहीं, आइडियल केस होती तो दोनों से आंसर सेम आता, लेकिन आइडियल केस नहीं है, इसीलिए ये वाला आंसर सही होगा। जेई 2002 का क्वेश्चन है, देख लेना पीछे जो मैंने शीट दी उसके अंदर। समझ में आ गई मेरी बात, ये होता है जेई, फंसाता है बेटा, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में फंसाता है। तो आइडियल केस के लिए क्या करना वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लिखना अच्छी तरह से। इसी से एक छोटी सी चीज मैं और डिराइव करना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मुला आप यहाँ देख रहे हो इसी से एक छोटा सा फॉर्मुला और डिराइव करना चाहते हैं। एक आइडियल केस के लिए याद करो, मैंने आपसे कहा था, क्योंकि अब केमिकल और फेज चेंज तो हो नहीं रहा है, केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो एक आइडियल केस के लिए डेल्टा एच को हमेशा एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू को हमेशा एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, हाँ या ना।
चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, हर आइडियल गैस के लिए लिखा जा सकता है, कोई सा भी प्रोसेस हो। तो यहाँ से एन डेल्टा टी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो फॉर्मुला क्या आ गया, Cp इक्वल्स टू Cv प्लस आर। यस, ये फॉर्मुला हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन ये कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया कि आइडियल गैस के लिए इंटरेस्टिंग चीज इसका डेरिवेशन, इंटरेस्टिंग चीज जो कंडीशंस जो मैच करी। डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी की कंडीशंस क्या थी, जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा, और एक आइडियल गैस के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं। डेल्टा यू के लिए भी जब कोई केमिकल फेस चेंज नहीं हो रहा हमेशा यूज कर सकते हैं। वही कंडीशंस यहाँ पर भी मैच कर रही है, वही कंडीशंस हमेशा मैच यहाँ पर भी मैच करी। तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कंडीशंस क्या है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मुला डिराइव होगा, वैसे यूज हम पहले से ही कर रहे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने फॉर्मुला का आपको डेरिवेशन बता दिया फॉर आइडियल गैस, ये लिख लिया हमने, Cp इक्वल्स टू Cv प्लस आर। हाँ, लेकिन बात आती है सर रियल गैस के लिए क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं रियल गैस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, P2V2 माइनस P1V1 वाला फॉर्मुला ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रियल गैस के लिए Pv को तो आरटी लिख नहीं सकते, वंडर वॉल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करता हूं, यानी यहाँ पर आइडियल के बाद डायरेक्ट केस कौन सा बना दिया, सॉलिड और लिक्विड। तो आइडियल वाला ये पार्ट था। अब लिखिए बी पार्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब ये जो वैल्यू है एक सॉलिड और लिक्विड के लिए मैं आपको बताऊं, देखो सॉलिड के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं। सबसे पहले याद करो, सॉलिड के लिए मैंने बताया था कि कुछ भी चेंज करने पर उनकी वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, यानी उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मानते हैं, एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट याद करो, लास्ट क्लास में एंथैल्पी के लिए मैंने बताया था, या एंथैल्पी के टाइम बताया था कि कुछ सॉलिड प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी बहुत कम चेंज होता है। प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी बहुत कम चेंज होता है, लिखा हुआ भी आपने। उसी में आप तीसरा पॉइंट और बताता हूं, देखो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो चेंज बहुत कम होता है इनफैक्ट, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। 1 मोल वाटर लिक्विड स्टेट में तो 18 ml, अगर वही 1 मोल वाटर एसटीपी पर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 22700 ml, यानी अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो गैसेस का वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, यानी तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होने के कारण P into V का प्रोडक्ट भी बहुत कम होता है, यानी एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर वॉल्यूम को प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी बहुत कम आती है। तो डेल्टा पीवी की वैल्यू भी बहुत कम होती है, यानी पीवी कम होता है तो डेल्टा पीवी में भी बहुत कम चेंज आता है। इसलिए फॉर सॉलिड और लिक्विड मोस्टली आप इस डेल्टा पीवी वाली टर्म को जीरो मान सकते हो, ध्यान रखना केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए। इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा ऑलमोस्ट डेल्टा यू के बराबर होता है, इसलिए Cp Cv के बराबर होता है। ये वैसे हम पहले भी बोल चुके थे, लेकिन फिर से ये चीज निकल के आ रही है। हाँ, किसी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है P1 V1 P2 V2 तो पुट कर दो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि सर ये डेटा नहीं दे रखा है तो सॉलिड और लिक्विड अगर जहां है डेल्टा H डेल्टा यू के बराबर मान सकते हो। डेल्टा H को डेल्टा यू के बराबर मान सकते हो इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, पीवी का प्रोडक्ट बहुत कम होता है, ये भी लाइन बोल सकते हो, उनका पीवी का प्रोडक्ट बहुत कम होता है, इसलिए डेल्टा पीवी भी बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। तो ये तो हो गया, लेकिन कब जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल और फेस चेंज अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, हो रहा है तो क्या करेंगे, फॉर केमिकल एंड फेस चेंज केस 2 पर आ रहा हूं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं वो सब कांस्टेंट टेंपरेचर पर स्टडी करते हैं। अब कांस्टेंट टेंपरेचर अपने आप रहता नहीं है, हमें रखना पड़ता है। कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लेट्स से मान लो ये कोई एक कंटेनर है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप चाहते हो यार ये रिएक्शन जो है वो 300 केल्विन पर हो, तो क्या किया जाता है, इस कंटेनर को यूं मान लो, एक तरीका मैं बता रहा हूं और भी तरीके हो सकते हैं। इस कंटेनर को एक बहुत बड़े वाटर टैंक में हमने रख दिया, बहुत बड़े वाटर टैंक में हमने रख दिया, और इस वाटर टैंक में ये पानी भरा हुआ है जिसका टेंपरेचर जो भी आप मेंटेन करना चाहते हो मेंटेन कर दो। पानी का टेंपरेचर मान लो आप चाहते हो कि 300 हो, तो यहाँ का टेंपरेचर आपने 300 केल्विन कर दिया, लेकिन कंटिन्यूअसली पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये कंटेनर का टेंपरेचर 300 मेंटेन करेगा। अगर अंदर का टेंपरेचर बढ़ने लगेगा तो हीट बाहर आ जाएगी, अंदर का कम होने लगेगा पानी से अंदर चली जाएगी। तो ये टेंपरेचर मेंटेन करते हैं हम। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड या फेस चेंज से क्वेश्चन ड्यूरिंग दी रिएक्शन हम टेंपरेचर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर वैसे मैं दो केसेस बना रहा हूँ, बट बाद में इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे समझाने के लिए। पहले एक छोटा सा केस बना रहा हूँ, फिर एक दूसरा केस बनाऊंगा, लेकिन एट द एंड वो एक ही रहेगा। इसलिए ए पार्ट और बी पार्ट मैंने कर दिया। ए पार्ट क्या है, रिएक्शंस में केवल गैसेस इन्वॉल्व है तो क्या होगा। देखिए, अगर रिएक्शन में केवल गैसेस इन्वॉल्व है तो पीवी की जगह इन गैसेस को आइडियल मानते हुए एनआरटी लिख सकते हो। अब देखो रिएक्शन हो रही तो गैसेस आइडियल तो नहीं है, रिएक्शन हो रही तो आइडियल तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये क्या होती है कि वंडर वॉल इक्वेशन यूज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बड़ी लेंथी होती है, उसको नहीं कर पाते, इसलिए मान रहे हैं कि गैसेस जो है उनके लिए पीवी को एनआरटी ही लगाएंगे। तो ये एक तरह का अजम्पशन हो गया। तो गैसेस को मैंने आइडियल मान के क्या लिख दिया, एनआरटी। एनआरटी ये ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन के लिए मैं करते हैं उन सब में गैसेस को ज्यादातर पीवी को एनआरटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनआरटी। अब इस बार लेकिन एनआरटी में क्या चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, टेंपरेचर कांस्टेंट है और एन मोल्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेल्टा एनआरटी। यानी फिर से हमारे पास एक फॉर्मुला आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी रिएक्शन के होने से पहले मोल्स कितने थे, बाद में कितने, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। मान लो स्टार्टिंग में 5 थे, रिएक्शन होने के बाद 7 हो गए तो 2 फाइनल माइनस इनिशियल मोल, तो ये दैट इज डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है जी, लेकिन अब आप कह सकते हो मान लो रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा साहब, अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा वो अब मैं आपको बता दूं। तो देखिए फिर से वापस इसी इक्वेशन पर आते हैं, पीवी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब सोचो अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है तो इनिशियली मान लो कंटेनर में गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, लेकिन जैसा भी मैंने बताया कि गैसेस के रेस्पेक्ट में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है, तो उनको उस सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम वैसे नेगलेक्ट हो जाएगा, या सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को अगर आप P से मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म भी बहुत कम आती है, तो वो भी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब पीवी की टर्म सॉलिड और लिक्विड के लिए तो डिस्कस करनी, कंसीडर करनी नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए पीवी की वैल्यू बहुत कम है, तो उनको तो गायब कर दो। तो केवल पीवी की टर्म किसके लिए कंसीडर करो, गैसेस के लिए, और गैसेस के लिए कंसीडर करूंगा तो गैसेस को क्या मान लिया, आइडियल, तो एनआरटी लिख दिया, एनआरटी लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एनआरटी। हाँ, अब यहाँ पर डेल्टा एनआरटी की जगह क्या लिखा, डेल्टा एनजीआरटी, मतलब चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस ही कंसीडर करना है। यानी सॉलिड और लिक्विड के मोल्स में कुछ चेंज हो भी रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल गैसेस के मोल्स में ही चेंज को कंसीडर करना है। ठीक है जी, तो फॉर्मुला हमारे पास आ गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इसलिए अब ए और बी पार्ट आप मर्ज कर दो। ए पार्ट में क्या चेंज, डेल्टा एन क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर सारी गैसेस है तभी गैसेस में मोल्स को, गैसेस के मोल्स में चेंज निकालना है, और अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तभी गैसेस के मोल्स में चेंज निकालना है, तो दोनों केस एक ही हो गए। समझाने के लिए पहले एक सिंपल सा केस लिया, फिर ये वाला केस लिया, तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मुला आ गया। अगर केमिकल फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मुला आप लगा सकते हो, ये फॉर्मुला आप लगा सकते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है जी, ये फॉर्मुला लगा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं 3 फॉर्मुले जिन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलो जेई में, जेई मेंस, जेई एडवांस 10 पेपर में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, जेई मेंस में इसी पर्टिकुलर पार्ट से आएगा ही आएगा, ये मान के चलो 10 पेपर है तो एक तो आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लेना। इस पर्टिकुलर में या तो ये फॉर्मुला लगेगा या इनडायरेक्ट ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, बट विद कंडीशंस याद रखो। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 ऑलवेज एप्लीकेबल। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो आप कुछ करो ही मत, दिमाग ही मत लगाओ, P2V2 माइनस P1V1 से हो रहा है तो इसी से करना है, और दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि हमेशा एप्लीकेबल होगा। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी कब लगेगा, जब कोई केमिकल और फेज चेंज नहीं हो रहा हो, और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी तब लगेगा जब कोई केमिकल और फेज चेंज हो रहा हो। बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊं जेई 2004 में फिर से एक क्वेश्चन आया, इस बार भी वही घोटाला साहब, सेम एक्जेक्टली। उन्होंने
इस बार वो क्वेश्चन केमिकल चेंज के लिए था, केमिकल चेंज के लिए था, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, सारे डेटा दे रखे उन्होंने, यार इससे भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, किससे करेंगे? वैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो आइडियल केस नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने डेल्टा एन आर डेल्टा टी यूज किया है, तो एक अजम्पशन है, अगर इससे कर पा रहे हो तो इसी से करो, इससे मत करो। हमेशा इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बट हाँ लगे कि यार इससे नहीं हो पा रहा तो इन पर जो बात खत्म। और मैं आपको तो ज्यादातर जब बुक्स में अगर आप नॉर्मली इधर की बुक्स देखोगे तो मैंने सब पर क्वेश्चन दिए, मैंने आपको जो शीट दी है, बट नॉर्मली जो इधर की बुक्स आप देखोगे ना उनमें इन पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, जनता को ये फॉर्मूला नहीं आता, तो उन्हें लगता है बस या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आए जनता ने फट से सॉल्व कर दिया तो याद ही नहीं आया, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस कम करते हैं, ज्यादातर हम क्वेश्चन आइडियल केस के लिए करते हैं, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये भूल जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद रखना तीनों फॉर्मूले, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो, सब क्वेश्चन अभी भी करूंगा, शीट में भी दूंगा, सब है बेटा, राइट। एक और भाई साहब ने पूछ लिया ये क्या लिखा हुआ है डेल्टा एन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है क्या लिखा हुआ है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यही चीज यहाँ पर भी समझाइए, लेकिन कहाँ हमें तो सुना ही नहीं देता, सर की बात पूछती नहीं है। हाँ अहमद बेटा, बेटा आंखें कान दिमाग सब अलर्ट मोड में होनी चाहिए, सब अलर्ट मोड में होनी चाहिए, तब जाके बातें समझ में आएगी। बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे, और धीरे धीरे बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये भी बता दूँ तुम्हें, है ना। तो ये ध्यान रखना, JEE 2002, JEE 2004, फिर JEE 2006 में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, वो भी आइडियल गैस के लिए था, 3 क्वेश्चन आए, तीनों में एक में रियल गैस थी, 2 में रियल गैस थी और एक में लिक्विड था। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर हम आइडियल के लिए करते हैं तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करवाने से पहले, देखो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, P2 मेनली गड़बड़ कहाँ होती है, एक और चीज बताता हूँ, डेल्टा एनजी, ये डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने में हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। डेल्टा एनजी को कैसे कैलकुलेट करना ये मैं आपको समझाता हूँ, इसी के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन द सेंस की बहुत बेसिक चीज लेकिन गलत पता होती है, बहुत बेसिक लेकिन गलत चीजें हमें पता होती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब कह सकते हो कि जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक बेसिक चीज मैं आपको और पूछना जा रहा हूं। देखो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B, ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच दे रखा है 50 किलो जूल पर मोल, ये यूनिट के साथ होता है, डेल्टा एच हमेशा लिखा जाता है यूनिट के साथ ही लिखा जाता है। तो अब मुझे बताओ कि यार ये 50 किलो जूल प्लस में, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ठीक है। अब बताओ ये 50 किलो जूल हीट कब एब्जॉर्ब होगी, जब A का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, या A के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तब, या B के 3 मोल बनेंगे तब, या B का 1 मोल बनेगा तब, समझ में आ गई मेरी बात? यानी इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, या A के 50 मोल रिएक्ट करे, 100 मोल रिएक्ट करे तब भी इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब एक कितने भी मोल रिएक्ट करें हीट एब्जॉर्ब इतनी होगी, या जब एक का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब इतनी एब्जॉर्ब होगी, एक का 2 मोल रिएक्ट करेगा तब इतनी एब्जॉर्ब होगी, या बी का 1 मोल बनेगा तब इतनी एब्जॉर्ब होगी। अभी आऊंगा डेल्टा एनजी पे, अभी डेल्टा एनजी की बात नहीं हो रही, पहले तो इसकी बात करें, डेल्टा एनजी पर आऊंगा, मैंने डेल्टा एनजी नहीं पूछा है, मैंने अभी डेल्टा एनजी नहीं पूछा, मैंने केवल क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का जवाब दो। कुछ कुछ आंसर मैं देख पा रहा हूँ, पीयूष का आंसर आया है और नाम एक दो चले गए, पुलकित का भी आया है, पीयूष और भी है लगता है, आर्यन का भी आया है, आशीष 75 क्या है भाई, ए के पर मोल पर, ए 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, प्रिंस का भी आंसर आया है, कुंदन डिफाइंड फॉर रिएक्शन, त्रिशा या नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ए के लिए, किसने का नाम नहीं पढ़ पाया मैं, जब ए का 1 मोल बी के 3.5 मोल से रिएक्ट करेगा बनेंगे तब, अच्छा जब ए का 1 मोल हो गया वही वाली बात है, जब बी के 3 मोल बनेंगे, जब ए का 1 मोल कितने मोल भी रिएक्ट करें इतनी हीट देनी पड़ेगी, अच्छा ऐसा, मतलब तुम पे मार्केट से पेट्रोल 1 लीटर खरीदो 50 लीटर खरीदो उससे उतनी एनर्जी मिलती होगी, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा दो बेटा, इंजीनियर बनने जा रहे हो। अच्छा मनु यादव का भी कहना नॉट डिपेंड्स ऑन दैट मोल, हीट अब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल, अच्छा एक चेंज करते हैं इसके अंदर, चलो क्योंकि ज्यादातर ने आंसर जो बोला है, ज्यादातर ने बोला जब ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तब, तो सॉरी ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, ए का 1 क्यों, बी का 1 क्यों नहीं भाई, क्योंकि बहुतों को दिखा ये पर मोल है तो इसका मतलब ए का 1 इस पर मोल से भी ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, ए का 1 क्यों, बी का भी तो 1 हो सकता है, जब ई का 1 बनेगा तब। हाँ बट कैसे, तो रिएक्टेंट से डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट से नहीं करेंगे, वैसे तो प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो रिएक्टेंट का 1 मोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोल है, तो चलो एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ मैं रिएक्शन में, अब मान लो रिएक्शन मैंने ये ले ली, रिएक्शन मेरी 4C+2A है, अब बताओ क्या होगा, अब 2 रिएक्टेंट हो गए, अब ए का 1 मोल या सी का 1 मोल, अब किसका 1 मोल भाई, 2 रिएक्टेंट है। आर्यन का कहना टोटल चेंज इन 1 मोल, बड़ा अजीब सा आंसर बेटा, बट देखते हैं मेरे को, अब किसका 1 मोल, अब बी का 1 मोल करते हैं, अब बी का 1 मोल करते हैं, कोई कह रहा है लिमिटिंग से डिसाइड करेंगे, बोलो बी का, तो एक काम करता हूँ इधर भी ऐड कर देता हूँ, फिर तो इधर भी ऐड कर दूँ, फिर क्या करोगे, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चलो वैसे क्योंकि तो इस साइड में भी मैं ऐड कर सकता हूं, तो यहां पर आंसर ये है कि जब सी के 4 मोल ए के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके बी के 3 मोल बनाएंगे तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कितने मोल, जितना उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो बहुत तो लगता है सर ये पर मोल यहां क्यों लिखा है, तो देखो बेटा इस पर मोल का मतलब जो है वो ये होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन, ये जो पर मोल लिखा हुआ है इसका मतलब इसको ऐसे बोलो पर मोल ऑफ रिएक्शन। अब पर मोल ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये भी लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब अगर ये डेल्टा एच लिखा हुआ है 50 किलो जूल, मतलब जब सी के 4 मोल रिएक्ट करेंगे ए के 2 मोल के साथ, बी के 3 बनेंगे, डी के 5 बनेंगे, तब जाके इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, ये होता है इस पर मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे इस चीज को मैं यहां से भी समझा रहा हूं और ऑलमोस्ट जब थर्मोडायनामिक्स एंड हो रहा होगा ना तब भी मैं बताऊंगा, तब मुझे ये समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ये चीज क्लिक कर जाएगी, वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को और समझेंगे, बट अभी के लिए तो ऐसा सोचो पर मोल हमेशा लिखा होता है, यानी कि मैंने गलती से लिख दिया, कहीं अगर ये किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच लिखा हुआ है तो हमेशा उसकी यूनिट जूल पर मोल जरूर होगी, किलो जूल पर मोल हो, जूल पर मोल हो, कैलोरी पर मोल हो, हमेशा होगी, हमेशा पर मोल लिखा जाएगा, मतलब और रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, हमेशा ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब आपके तो नहीं सर एक 4 मोल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक 2 कर रहे हैं तो यूनिट लगा दो, 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो 2 करेंगे तो इसकी आधी होगी, अब सी के 4 2 करेंगे तो एक ही करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लिमिटिंग नहीं, कुछ नहीं। अब आप रिएक्टेंट से आंसर निकालो, प्रोडक्ट से आंसर निकालो, सबसे आंसर एक जैसा है, कहीं कुछ अलग से नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, डी से करोगे डी के 5 मोल तो बी के 3 मोल, डी का 1 रिएक्ट करेगा तो उसके भी अकॉर्डिंग इसके भी कम हो जाएंगे, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है, इसीलिए जब भी किसी रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो, जैसे मान लो 4C+2A, ये रिएक्शन लिखी हुई थी हमने, इसका डेल्टा एच कितना है 50 किलो जूल, अब मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसका 8 इसका 4 इसका 6, यानी अब मैं क्या बोलूं, जब इसके देखो एक और चीज बताऊं, यहाँ 8 लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 8 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 8 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं, हम ये बोले हाँ 8 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके साथ 4 मोल रिएक्ट करेंगे, इसके 6 बनेंगे, इसके 10 बनेंगे, सिंस क्वांटिटी डबल होगी तो हीट एब्जॉर्ब भी डबल होगी।
अब आप यूनिट भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा रिएक्शन को ऐसे लिखो। अब मान लो 800 मोल रिएक्ट कर रहे हो तो क्या मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा? नहीं लिखूंगा भाई। 8 मोल रिएक्ट करें तो 100 किलो जूल, तो 800 मोल रिएक्ट करेंगे तो 100 * 100 कर दो, यूनिट लगा दो। 8 मोल रिएक्ट करें तो 100, तो 4 मोल रिएक्ट करें तो 50, 2 मोल रिएक्ट करें तो 25, यूनिट लगाते जाओ। अब वो यूनिट ए से लगाओ, बी से लगाओ, सी से लगाओ, जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग होनी, आपने कितने डाले उससे मतलब नहीं। आपने डाले, मैंने कंटेनर में केवल सी के 10 मोल डाल दिए, क्या कुछ होगा? नहीं होगा। जब तक ये नहीं डालूंगा, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं उससे मतलब है। और ये मैं आपको बता दूं, जो यही दे रहा होता है 99% से ज्यादा जनता को ये पता ही नहीं होता। ज्यादा जनता को ये बात नहीं पता होती है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बेटा रिएक्ट हमेशा इसी प्रोपोर्शन में करेंगे, तुम डाल किसी भी प्रोपोर्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मान लो 1000 मोल डाल दिया, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उससे डेल्टा एच का कोई लेना देना नहीं है। तो जो रिएक्ट कर रहा है उससे मतलब, रिएक्ट इसी प्रोपोर्शन में करेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, डेल्टा एच उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखना, ये पर मोल यहाँ पर भी है, पर मोल यहाँ पर भी है। अब मैं आ जाता हूँ डेल्टा एनजी पर। अब मैं आ जाता हूँ डेल्टा एनजी पर। बताइए, अगर ये सभी गैसियस सब्सटेंस है तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना होगा और इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना होगा? दोनों रिएक्शन का डेल्टा एनजी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे निकाला जाता है डेल्टा एनजी, सभी केसेस हैं तो 3 + 5 - 4 - 2। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो वो काउंट नहीं होगा, तो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 4 है। ध्यान रखना, सॉलिड या लिक्विड है तो उसके मोल्स को काउंट नहीं करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? केवल गैसेस के मोल्स को ही काउंट करेंगे। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। डेल्टा एनजी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं। अब मान लो मैं कहते, डेल्टा एनजी भी बदल रहा है, रिएक्शन बदलने पर, यानी रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करते हो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच भी बदलेगा, डेल्टा एनजी भी बदलेगा। अगर ये रिएक्शन है तो डेल्टा एनजी 2 और डेल्टा एच 50 है, ये रिएक्शन है तो डेल्टा एच भी चेंज हो गया, डेल्टा एनजी भी चेंज हो गया। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, तो जिस रिएक्शन का डेल्टा एनजी है उसी रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा यू यहाँ से आएगा। ये सब कुछ एक ही रिएक्शन से होना चाहिए। जनता क्या करती है, डेल्टा एनजी 4 पुट कर दिया, डेल्टा एनजी तो 4 है इस रिएक्शन का, डेल्टा एच इस रिएक्शन का, वो मिसमैच हो जाएगा। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच, अगर डेल्टा एनजी 4 है तो डेल्टा एच 100 होगा, डेल्टा यू इसी रिएक्शन का आएगा। हाँ ये क्लियर है कि इसका जो डेल्टा यू होगा वो डबल होगा, इसका डेल्टा यू आधा होगा, तो वो आप कह सकते हो। लेकिन जिस रिएक्शन का डेल्टा एच है उसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आता हूँ। इस पर, अब इस पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना। बट एक चीज यहाँ पर और मैं बता दूं, ये मैंने जो बोला पर मोल, ये एक रिएक्शन के साथ डेल्टा एच लिखा हुआ है। अगर बिना रिएक्शन के मैं कहता हूँ यार ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है 50 किलो जूल पर मोल, रिएक्शन नहीं लिखी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बिना रिएक्शन के पर मोल का डेटा दे रहा हूँ, तो वो 1 मोल का है। रिएक्शन के साथ लिखा हुआ है तो पर मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ध्यान रखना इस चीज को, बिना रिएक्शन के अगर कोई पर मोल लिखता है तो वो तो एक ही मोल है, बट रिएक्शन के साथ डेल्टा पर मोल लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। चलिए क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 100 किलो कैलोरी हीट इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन 2 मोल H2O लिक्विड इज वेपराइज्ड एट 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन। फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस चेंज। इसके लिए आपको डेल्टा एच भी बताना है और डेल्टा यू भी बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ढंग से करिए, सोच समझ के करिए, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम गलत करते हैं। सब मैंने बता दिए हैं, बट अब आपको उसको इंप्लीमेंट सही सही करना है, देखना है कि वो गलती ना हो। यहाँ पर 100 किलो कैलोरी हीट एब्सॉर्ब हो रही है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं, आर की वैल्यू 2 कैलोरी यूज कर लेना। आर की वैल्यू 2 कैलोरी, वैसे आर की एक्जैक्ट वैल्यू की मैं बात करूं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड कर दिया, तो ये लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल पर केल्विन आ जाता है। अब सोचो यहाँ पर डेल्टा एच भी बताना है और डेल्टा यू भी बताना है आपको। डेल्टा एच और डेल्टा यू, वैसे मैं लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। बहुत बढ़िया चीज, सौरभ दुबे जी को पता भी चल गई वो बात, सौम्या को भी पता चल गई, आदर्श को भी पता चल गई, जीत को भी पता चल गई। पराग बेटा अभी क्वेश्चन करो, एच इज स्टेट फंक्शन शो यू शुड, एच थोड़ी निकाल रहा हूँ बेटा मैं, डेल्टा एच निकाल रहा हूँ। एच हम निकाल ही नहीं सकते, डेल्टा एच है यहाँ देखो, और डेल्टा एच की बात हो रही है। तो बताओ डेल्टा एच और डेल्टा यू में से क्या पता है अभी? डेल्टा एच और डेल्टा यू में से एक पैरामीटर आपको पता है। यस बिल्कुल सही कहा, डेल्टा एच हमें पता है। कैसे पता है डेल्टा एच? तो भाई हीट दे रखी है 100 किलो कैलोरी, और किस कंडीशन पर? एट 1 एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रखी है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है वही तो डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच आपको पता है, डेल्टा एच पता है, डेल्टा यू निकालना है। अब बताइए डेल्टा यू कितना आएगा? देखिए मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ उससे बहुत कुछ, यानी जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूँ वो सब वहाँ यूज होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर सकते हो, वो आपको बताने के लिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ।
एक एक बार जो भी जिस तरह के कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं उन सबके क्वेश्चन में करवाता हूँ, बट एक ही करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता बेटा। टाइम आपका पास भी लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करूँगा, जो मैं डीपीपी दूंगा उसमें आप देखोगे इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, और क्लास का क्वेश्चन डीपीपी के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद और कोई वैरायटी के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, वैसे हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा दिव्यांशु, बेटा आपको आर की वैल्यू तो अभी तक याद हुई नहीं है। 0.00812 ये कौन सा आर है भाई दिव्यांशु कुमार, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हें आर की वैल्यू तो अभी तक याद हुई नहीं और जेई देने चले अपन, जेई की बातें करने लगे, शर्म करो थोड़ी सी। 0.00812 पता नहीं कौन सा आर की वैल्यू लाए हो, आर की वैल्यू तो याद नहीं हुई है और हम जेई करेंगे। बेटा डांट रहा हूँ ना तो सही डांट रहा हूँ, तुम्हारी तुमने हरकत ही तुम्हारी ऐसी है, तुम्हारी हरकत जिस हिसाब से, डांटना तो बहुत छोटी चीज़ है तुम्हारे लिए। जिस इंसान को अगर अभी 4 महीने बाद 5 महीने बाद जो 13 में और उसे आर की वैल्यू नहीं पता है, मतलब फिर साइंस में क्या किया मुझे नहीं समझ में आता, बोर्ड में क्या किया वो मुझे नहीं समझ में आता। चलिए तो डेल्टा एच की वैल्यू तो पता है 100 किलो कैलोरी, अब डेल्टा यू निकालना। अच्छा बताओ डेल्टा यू के लिए डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन जी कितना होगा? बिल्कुल सही, बहुतों के आंसर सही आ रहे हैं। ये देखिए डेल्टा एच 100 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, व्हेन 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपराइज्ड, तो 2 मोल वाटर वेपराइज हो रहे हैं तब इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसीलिए मैंने रिएक्शन में भी 2H2O कन्वर्टिंग इनटू 2H2O गैस लिखा, ये रिएक्शन लिखी क्योंकि 2 मोल का डेटा, हाँ यहाँ पर मोल लिखा जाएगा बिकॉज ये पर मोल इसके 2 मोल के हिसाब से। तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 2 - 0, तो ये इसका हो गया डेल्टा एनजी। डेल्टा एच पता है 100 किलो कैलोरी, डेल्टा यू निकालना है साहब, डेल्टा एनजी 2, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 300 केल्विन। एक और मेजर मिस्टेक होती है, ये किलो कैलोरी में, ये कैलोरी में भैया, ये 1000 से भी डिवाइड होगा क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन का डेटा किलो जूल किलो कैलोरी में ही होता है। यहाँ से आप देखोगे तो कैलोरी जूल में आएगा, तो ये मान के चलना ये 1000 से डिवाइड हमें करना पड़ता है, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करके सॉल्व करो तो कितना हो गया 1.2 किलो कैलोरी माइनस हो गया 98.8, ये इसका। हाँ मैंने यहाँ ये नहीं पूछा एक मोल का आंसर, तो कहीं ये नहीं पूछा क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस चेंज, यानी जो भी चेंज होगा उसके लिए डेल्टा एच बताओ, डेल्टा यू एच इतना हो गया, डेल्टा यू इतना हो गया। ये रिएक्शन लिखी हुई इसीलिए इसके साथ में डेल्टा पर मोल लगाया मैंने, यहाँ नहीं लगाया, ये रिएक्शन के साथ लिखा है इसलिए यहाँ पर मोल का मतलब 2 मोल, यहाँ डेल्टा एच सिंपली इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। अगर आप चाहो तो पहले इसको 1 मोल के लिए भी कर सकते थे, अगर आप में से किसी को लग रहा नहीं समय ऐसा नहीं, तो एक दूसरा ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ आपको, आप रिएक्शन ये लिख सकते हो H2O लिक्विड माइन H2O गैस, लेकिन अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो 100 नहीं लिखोगे, 50 किलो कैलोरी पर मोल है, ध्यान रखना। और अब इसका डेल्टा एनजीबी बनोगा, डेल्टा एनजीबी बनोगा, अब डेल्टा यू निकाल सकते हो, लेकिन डेल्टा यू फिर इस रिएक्शन का आएगा, आपको 2 मोल के लिए चाहिए तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। कौन महान इंसान ने पूछा 2 - 0 कैसे बेटा, ये गैस है ये लिक्विड है, केवल किसके मोल्स काउंट करते हैं, गैस के, लिक्विड के काउंट नहीं करते हैं। सोचो आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, डेल्टा एनजी कैसे निकालना बता चुका हूं, उसके बाद भी पूछ लो, लेवल देखो हमारा, लेवल देखो भाई साहब, डेल्टा एनजी कैसे आएगा, गाड़ी यहीं अटक गई। प्लेन उड़ता कैसे है वो, जो कोई क्लास में पढ़ा रहा ना प्लेन कैसे उड़ता है, तो सर प्लेन में बैठते कैसे चढ़ते कैसे वही बता दो भैया, बातें प्लेन उड़ाने की हो रही है और यहाँ प्लेन में चढ़ते कैसे उस पर सोच रहे हो, देखा डिफरेंस, देखा। अभी डेल्टा एनजी निकाला था, यहाँ फिर पूछ लिया, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है समझ गया, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ढंग से करना यहाँ पर भी, बहुत ढंग से लैंग्वेज को पढ़ना क्योंकि लैंग्वेज से ही बहुत सारी बातें समझ में आएगी। अभिनव कह रहा था 1000 से डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ढंग से करना। पायल बिल्कुल सही लग रहा है पायल, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। वापस से सोचो डेल्टा एच और डेल्टा यू में से क्या पता है, वापस से सोचो डेल्टा एच और डेल्टा यू में से क्या पता है। तो क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, बहुत अच्छी तरह से लैंग्वेज को पढ़ना बेटा, ये लैंग्वेज का ही गेम है। रिजिड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल क्लोज से नहीं, क्लोज मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, पूछा हुआ भी मैंने, रिजिड है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यानी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू भी। हाँ लेकिन एक और गड़बड़ यहाँ हो सकती है, इस बार 100 किलो किलो हीट इज इवोल्ड है, इवोल्ड है, ये प्लस नहीं माइनस होगा, ये प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, तो जिनके भी आंसर प्लस में आ रहे हैं बेटा वो समझ जाओ कि क्या मिस्टेक उन्होंने की है। अभी पिक्चर में अभी बहुत कुछ है, ये तो एक छोटी सी चीज बताई जहां आप गलती करते हो।
क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ जिसमें आप गलतियां कर सको, गलतियां हो, ताकि एग्जाम में नहीं हो। यहाँ जितनी चाहिए कर लो, लेकिन उसको याद रखो और दिमाग में रखो, यार ये गलती सबके पढ़ाते हुए मैंने की थी, ये मुझे नहीं करनी है। बट अभी भी बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। देखते हैं देखो, क्वेश्चन में 1 मोल के लिए भी दे सकता था, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि यही तो गड़बड़ होती है। हम ज़्यादातर बुक्स में 1 मोल के लिए क्वेश्चन करते हैं, जेई वाले को छोड़ देते हैं सब। उन्हें पता है 1 मोल वाले तो तुम कर ही रहोगे। हाँ, अब आप ये कर सकते हो, आप 2 मोल के लिए दे रहे हो, 3 मोल के लिए दे रहे हो, अब कोई टेंशन नहीं बेटा। अब वो 2 के लिए दे, 3 के लिए दे, 10 के लिए दे, कोई टेंशन नहीं है। अनिकेत कुमार, सही लग रहा है तुम्हारा आंसर। मनु, सही है तुम्हारा भी आंसर। अभी पिक्चर में बहुत बहुत कुछ है बेटा, अभी बहुत भर भर के गलतियां, और ये गलतियां याद रखनी पड़ेगी। देखो बेटा, अगर आप चाहते हो कि जेई में गलतियां ना हो, तो आपको ये गलतियां याद रखनी होगी, ये मैं आपको बता दूं। चलिए तो अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी। रिएक्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड में है, दे रखा है C3H8 लिक्विड प्लस 5। सबसे पहले इसका कंबशन हो रहा है, बर्निंग। बर्निंग मतलब क्या बनेगा, CO2 और H2O। अब यहाँ फिर से मामला फंसता है। H2O की फिजिकल स्टेट क्या लेंगे, लिक्विड या गैस। बहुत लोग सब बर्निंग या गैस में। अरे भाई टेम्परेचर तो हमारे हाथ में कितना रखना है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। 300 केल्विन है तो वाटर किस स्टेट में होगा 300 केल्विन पर, लिक्विड। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से कम हो तो लिक्विड, 100 डिग्री से ज्यादा हो तो गैस। तो यहाँ पर ये भी लिक्विड है, C3H8। बैलेंस रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन लिखो। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा Ng -2 आएगा। लेकिन फिर एक और गड़बड़ से बचना पड़ेगा। ये तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng है भाई। जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, क्या ये 1 मोल का डेल्टा यू है, नहीं, ये 2 मोल का है, और आपको 2 मोल के लिए निकालना है। तो ये 1 मोल का, 2 मोल का डेल्टा Ng -4। तो डेल्टा Ng 2 मोल का -4, -100, ये भी 2 मोल का है, -4 r 300 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर इज -102.4। समझ में आई बेटा बात। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो तो मैं एक और चीज बता दूं, मैंने तो यहाँ तुम्हारे को फिजिकल स्टेट दे दी। जेई मेंस वालों ने एक बार ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, शीट में है। उन्होंने इथेनॉल पर क्वेश्चन दिया था, इथेनॉल पर, और फिजिकल स्टेट बताई नहीं उन्होंने। अब आप खुद डिसाइड करो, इथेनॉल की तो भैया रूम टेम्परेचर पर सबको पता है, इथेनॉल लिक्विड होता है, पता है सबको, नहीं पता ही है, उन्होंने नहीं लिखी। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, इथेनॉल करो, आप खुद सॉल्व करो। तो वहाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ कॉमन सब्सटेंस की तो फिजिकल स्टेट भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तो मैंने लिख दिया चलो C3H8 लिक्विड है, भैया जेई वाले से भी आगे हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा जेई मेंस में है। भाई साहब अभी भी कोई बोला H2O गैस होगा, तुम अपनी इच्छा से मान लो बेटा, मैं क्या करूँ। गोलू को अभी तक ये नहीं समझ में आया कब डेल्टा एच लेना, कब डेल्टा यू लेना। बेटा पढ़ो, वापस नोट्स पढ़ो, वापस नोट्स पढ़ो फिर से। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच। समझ में आया, समझ में आया। ये अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन दिखाई थी, बोला भी था लिखने के लिए। बेटा बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ तो रहे हो, बार बार दिमाग में यही चीज़ घूमनी चाहिए दिन रात, तब जाके बातें याद रहती है। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जिसमें जितना भी वेरिएशन हो सकता है वो कर सकते हो। अब 2 मोल हो, 10 मोल हो, 15 मोल हो, हर किसी से भी कर सकते हो। कुछ तो और महान है, बर्निंग कैसे होती है भैया, बर्निंग, बर्निंग किसे बोलते हैं, कंबशन किसे बोलते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जलाओ खून मेरा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के सर ऑक्सीजन कहाँ से आई, बर्निंग किससे होती भाई। हाँ विवेक बाबू, ये भाई साहब को दिख ही नहीं रहा, 3 + 4 - 5। बेटा इसको काउंट करोगे तुम, लिक्विड को, सिंपली 3 - 5, 3 - 5। हाँ, जला लो भैया, बहुत खून जलाओ तुम। सही बात है। कोई कह रहा है सर, हाँ हाँ, एक लक्ष्मण कह रहा बहुत बड़ा। कोई कंपटीशन नहीं है भाई साहब जेई में, सोचो आप। जनता तो यही उलझी पड़ी है कि बर्निंग ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, जनता यही उलझी पड़ी कि डेल्टा Ng कैसे निकल गया, जनता को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये डेल्टा यू है या डेल्टा एच है। कहाँ कंपटीशन है, कहाँ कंपटीशन है, यही तो मैं कहता हूँ। देने वाले 15 लाख है भाई, पढ़ने वाले 1.5 लाख है। 1.5 लाख में से यानी बाकी तो केवल फॉर्म भर रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, बाकी केवल फॉर्म भर रहे हैं। और उस 1.5 लाख में से भी मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से ढंग का होमवर्क 50,000 कर रहे हैं। ढंग का होमवर्क 50,000 कर रहे हैं, यानी अगर आपने ढंग से थोड़ा बहुत अच्छी ठीक ठाक लेवल का होमवर्क कर लिया, यू आर इन 50,000। और अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया, यू आर इन 15,000। अब वो कितनी अच्छी तरह से करते हो, कितनी अच्छे से रिवाइज करते हो, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो आपको वो देख लेना, आपके आसपास जो है इर्द गिर्द कि कितना होमवर्क करती है जनता, उनके होमवर्क के रजिस्टर पूछ लेना, आपको सब पता चल जाएगा। तो भैया यही सिचुएशन है। 1.5 लाख बच्चे हैं जो ढंग की तरीके, बाकी तो केवल फॉर्म भर रहे हैं। 1.5 लाख में से 50,000 ही ठीक ठाक लेवल तक का होमवर्क करते हैं, मतलब 70%, 60-70% वो कर लेते हैं, तो वो 50,000 में आ जाए। 70-80% तक कर लो, 50,000 में आ जाओगे। और अगर आपने उसको ढंग से रिवाइज कर लिया ना, तो आप 15,000 में आ जाओगे। अच्छी तरह से जेई मेन से सबको रिवाइज कर लिया, तो आप आराम से श्योर सिलेक्शन है, कोई चांस। बट हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए पढ़ने में टाइम लगता है बेटा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप पढ़ते हो, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर वेरियस प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, ये सब आपने नाम सुने। तो इन सभी प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, इस पर अब हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने हेडिंग डाली फॉर वेरियस प्रोसेस, मतलब अभी कोई केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, फेज रिएक्शन की, फेज चेंज की बात नहीं हो रही है। तो 1 बाय 1 करके हम 4 प्रोसेस यहाँ डिस्कस करेंगे। मेनली 4 में पहला था आइसोथर्मल, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोबारिक, चौथा एडियाबेटिक। ये 4 प्रोसेस मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक और है, पॉलीट्रोपिक भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, बहुत जगह पर मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है आज 6th लेक्चर में हम यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारी जनता तो पहले लेक्चर में ये याद आता है, या नहीं तो दूसरे लेक्चर में मान के चलो कि भैया क्वेश्चन करो इसी पर आइसोथर्मल की। बट अब हम इस लेवल पर आए हैं, लेकिन अब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जिसने ढंग से पढ़ा है, जो मैंने कहा ढंग से पॉइंट्स बना के पढ़े हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अब उनको उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। अब उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब बहुत सारी बातें, कॉन्सेप्ट जो पुराने थे ना, वही रिपीट होंगे यहाँ पर। तो चलिए, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट, मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब डीटी शुड बी 0। पूछ लेना बेटा जी, जो भी डाउट।
बिना केमिकल और फेस चेंज टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है यार? एक से एक महान इंसान है यहाँ तो। पानी को हीट देते हो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, या पानी पानी नहीं रहता है? क्यों कुंदन भाई? बहुत बढ़िया प्रशांत सिंह जी। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, एक कोई बंदा राउकी ने कहा सर प्रीवियस ईयर तो थर्मो यहीं से स्टार्ट हुआ था, पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में, नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम मैं नहीं लूंगा, बट कौन, ROUCKY, यहीं से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुई थी। चलिए तो लिख के दो फटाफट। अच्छा, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, और एक और चीज मैं बता दूं, अभी हमारा सारा डिस्कशन आइडियल गैस के लिए होगा, रियल गैस या कुछ और है तो मैं अलग से बोलूंगा, अभी हमारा सारा डिस्कशन आइडियल गैस के लिए है। तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो है हमें पता है किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा यू जीरो होगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँ डेल्टा यू भी जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा। ये भी आप एक चाहो तो पॉइंट एड कर दो, फोर्थ पॉइंट लिखवा देता हूँ इसे, एच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इससे डेल्टा एच भी जीरो आ गया, और ऐसे नहीं तो यूं भी सोच सकते हो, एनसीपी डेल्टा टी से भी आप कह सकते हो, ठीक है, जीरो। तो डेल्टा यू डेल्टा एच तो जीरो हो गए साहब। अब भाई मुझे बता रहा है कि अब वीजे सर जो है कुछ नाम, ग्रीन इंस्टीट्यूट, डब्ल्यू इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे कुछ नाम सभी आगे बेटा, तुम सबको ही मान लो। 2025 में 98.14 जेई एडवांस 25,000 मैंने थर्मो में पढ़ा, पहला टॉपिक ही ये पढ़ा था, इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो तो एकदम नया था। ये कमेंट है विकास चश्मा का, जिसकी 25,000 रैंक आई, आप सोचो देखो, लिखा हुआ कमेंट में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग यहीं से होती। चलिए जी बेटा, अभी सिलेबस रिवाइज करने के बजाय क्लासेस ज़्यादा चल रही हो, 5-5 क्लासेस चल रही है, 4-5 क्लास चल रही है, तो केवल होमवर्क करो जो पढ़ाया जा रहा है उसे करो। सर डीपीपी 3 में वो थर्मो क्वेश्चन 11 का +4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क नहीं, वर्क डन बाय द केस पूछा है। अगर देखो बेटा, आज मैंने क्वेश्चन अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द केस पूछा, तो प्लस ही आएगा आंसर। सर मैं भी शौक था कि आप ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन अब समझ आया। हाँ, किसी ने कहा कौन है इसका नाम, अफ, अफनन, नहीं यार नाम क्या भाई, ये तो दूर से नाम भी नहीं दिखता, नाम तो वही पड़ा, अफनन। चलो जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। विकास का कहना है मैं अपना स्कोर कार्ड, भाई मान लिया तुम्हारी बात, डोंट वरी। चलिए ये तो आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यानी वर्क डन पता है तो क्यू क्यू पता है, तो वर्क डन इसको ऐसे भी याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम ऐसे बोलते हैं कि स्मार्ट प्रोसेस है। स्मार्ट इन द सेंस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ भी करो आप, वो अपनी इंटरनल एनर्जी में आपको चेंज नहीं करने देगा। अगर आप उसे हीट दोगे, वर्क की फॉर्म में किसी और को दे देगा, वर्क करोगे वो हीट की फॉर्म में किसी और को दे देगा, यानी जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी किसी और को दे देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू और डब्ल्यू कैसे निकाला जाए, क्यू और डब्ल्यू कैसे निकाला जाए एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बहुत बार जनता पूछ लेती है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं आपको बता दूं, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, C इक्वल टू क्यू बाई डी टी। अब बहुत सारी जनता क्या करती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि सर dt जीरो तो मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। भैया डिवाइड, अगर कोई टर्म जीरो तो उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन ही नहीं है। याद करो मैंने मोलर हीट कैपेसिटी जब डिफाइन की थी तब आपको कहा था कि हम उन्हीं प्रोसेस की बात करें जिसमें हम हीट दे रहे हैं और टेंपरेचर चेंज हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हीट दे रहा हूँ, टेंपरेचर चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो टेंपरेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, ज्यादातर बुक्स में इनफाइनाइट लिख देते हैं, वो गलत है। इनफाइनाइट जीरो, आपको मैथ्स पढ़ी हुई है आपने कि कोई टर्म जीरो है तो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। पहले तो आपने dt से डिवाइड कर दिया, अच्छा dt टेंपरेचर चेंज करने में कितनी हीट देनी पड़ेगी, अब कहते नहीं सर ये तो dt जीरो हो नहीं सकता, राइट? तो Q इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, आप नहीं लगाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल के फिर उससे Q निकालेंगे, वर्क डन से Q निकालेंगे। वर्क डन कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो वर्क डन आपको पता है पाथ फंक्शन होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, ये रिवर्सिबल के में अलग फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल में अलग फॉर्मूला है। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो याद करो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, राइट? ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है। अब एक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में याद करो पॉइंट लिखा था हमने, पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। ध्यान रखना इस चैप्टर में कहीं पर भी सिस्टम के पैरामीटर के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा जाता, यानी पी मतलब ये पी इंटरनल ही है, एक्सटर्नल है तो मैं लिखूंगा पी एक्सटर्नल, वॉल्यूम एक्सटर्नल, टेंपरेचर एक्सटर्नल, टी लिखा हुआ है मतलब अंदर का टेंपरेचर, पी लिखा हुआ है अंदर का है, ठीक है जी। तो आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो डीपी होता है, वो टेंड्स टू जीरो होता है, ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हम पी एक्सटर्नल को ऑलमोस्ट किसके बराबर मान सकते हैं, पी इंटरनल के बराबर मान सकते हैं। पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर मान सकते हैं क्योंकि डीपी टेंड्स टू जीरो है। पी एक्सटर्नल की जगह मैंने पी लिख दिया, सारा डिस्कशन आइडियल केस के लिए हो रहा है, तो पी की जगह लिख दिया एनआरटी बाई वी, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन को मत भूलना, भूल जाते, माइनस एन आर टी डी वी अपॉन वी, इंटीग्रेट कर दो इसको तो डी वन बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, लिमिट्स पुट कर दी तो एल एन वी टू अपॉन वी वन। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। और यहाँ से समझ में भी आ रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा, वी टू वी वन से ज्यादा, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और वर्क डन पता चल गया तो इसका साइन बदल दो तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू के लिए एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। वैसे एक ही याद रखो, उसका साइन बदल दो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। हाँ, लेकिन इसमें मैं इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बट क्या ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल में लगेगा? नहीं लगेगा, ये केवल आइसोथर्मल रिवर्सिबल में लगेगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला अलग होगा, इरिवर्सिबल का अलग होगा। यानी आइसोथर्मल में ध्यान रखना वर्क डन के दो फॉर्मूले, रिवर्सिबल का अलग, इरिवर्सिबल का अलग, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला दोनों जगह लिख रहे हो, नहीं कर सकते। यही जनता फिर से गड़बड़ करती है। बेटा ये वर्क डन है, सीधी सी बात है, वर्क डन नेगेटिव है, इसका सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है, इसका सिस्टम पर वर्क हो रहा है। बेटा जो मेरी लैंग्वेज है उसको यूज करो, तुम्हारे दिमाग की लैंग्वेज को साइड में करो। दिस इज वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव, पहली स्लाइड देखना, वर्क डन नेगेटिव है तो मतलब क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है।
समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, ये तो हो गया। इसी को थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूँ, देखो ये वॉल्यूम की टर्म है V2 अपॉन V1, और आप इसको प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, बिकॉज एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT। तो आप इस इक्वेशन को प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो। प्रेशर की टर्म, ये V2 अपॉन V1 है तो P1 अपॉन P2 आएगा, ध्यान रखना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1 अपॉन P2। चाहो तो nRT की जगह P1 V1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बता दो, ज्यादातर क्वेश्चन करते वक्त हमको लॉग बेस से लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में जाना पड़ता है। ln बेस ई लॉग बेस यहाँ 10 है, तो यहाँ 2.303 वाली टर्म भी आएगी। ये मिस्टेक ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वो आपको देखना होगा। सॉल्यूशन देखा तुमने जेई एस्पिरेंट? प्लस में होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर किसी ने पूछा है, क्वेश्चन डीबीबी थी का क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, वर्क डन बाय द केस पूछा है, तो वो प्लस में ही होगा। अभी क्लास चलेगी बेटा। चलिए, तो रिवर्सिबल का फॉर्मूला तो आ गया। इरिवर्सिबल की बात करते हैं। अब एक इरिवर्सिबल याद करो, मैंने आपसे क्या बताया था। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स हटाते हैं। रिवर्सिबल में सैंड पार्टिकल धीरे 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 हटा रहे हैं, इरिवर्सिबल में ब्लॉक्स हटाते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, जिसका वॉल्यूम है V1, बाहर से प्रेशर लग रहा है 2 3 5, ये तीन ब्लॉक्स के कारण, और किसी के कारण कोई प्रेशर नहीं है। बाहर से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अंदर का प्रेशर भी 10 एटमॉस्फेयर है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक हटा दिया, तो वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V2 हो गया। क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ या ना? ये मत कहना सर वहीं का वहीं दिख रहा है, बेटा वो समझ जाना। पिस्टन मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कब तक, जब तक अंदर का प्रेशर भी 8 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। जैसे ही अंदर का प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर होगा, पिस्टन रुक जाएगा, पिस्टन जो है रुक जाएगा। अब आप चाहो तो आगे एक ब्लॉक और हटा सकते हो। अब हमें इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। अब बहुत ढंग से सुनना इस चीज को, यहाँ पर बाहर प्रेशर था 10 एटमॉस्फेयर, अंदर का भी 10, लेकिन जब बाहर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, पिस्टन जहां था वही था। अब जैसे ही आपने बाहर का ये ब्लॉक हटाया, ब्लॉक हटते ही बाहर का प्रेशर 10 नहीं 8 हो गया। जैसे ही बाहर का प्रेशर 10 से 8 हुआ, अब पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा। और अब पिस्टन जब मूव कर रहा है, पिस्टन जब मूव कर रहा है, यहां से यहां, ध्यान रखना, यहां से यहां जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। यानी जब वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, जब वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, तो ये बाहर का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। और यानी पी एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, डीवी का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1। यानी यहाँ पर बहुत होगा तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कैसे, पहले 10 था फिर 8 हो गया। भैया जब 10 था तब कुछ नहीं हो रहा था, जब पिस्टन मूव कर रहा है उस ड्यूरेशन में सोचो। रिवर्सिबल में जब पिस्टन मूव कर रहा है तब अंदर और बाहर का कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। इरिवर्सिबल में जब पिस्टन मूव कर रहा है बाहर का चेंज नहीं हो रहा है, बाहर का फिक्स है, अंदर का चेंज हो रहा होगा, अंदर से नहीं मतलब है। पी एक्सटर्नल क्या है, जब पिस्टन मूव कर रहा है बाहर का फिक्स है। राइट नाउ इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर पूछोगे तो कितनी होगी, 8 होगी। पी एक्सटर्नल की वैल्यू, क्योंकि जब पिस्टन मूव कर रहा है बाहर का प्रेशर कितना है, 8 एटमॉस्फेयर। हाँ, जब यहाँ से यहाँ जाओगे फिर से पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, जब पिस्टन मूव कर रहा है, मैंने एक और ब्लॉक हटा दिया, यहाँ से आप जब मूव करेंगे तब अगेन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, लेकिन इस बार पी एक्सटर्नल 8 नहीं 5 है। यहाँ पी एक्सटर्नल 8 है, यहाँ पी एक्सटर्नल 5 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, यहाँ V2 से V3 हो रहा है, तो ये लिख सकते हो आप। ये फर्स्ट पार्ट का वर्क डन। यहाँ पर देखिए पी एक्सटर्नल 8 है, ये सेकंड पार्ट का वर्क डन, ये पी एक्सटर्नल 5 है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। हाँ, यहाँ पर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, पी एक्सटर्नल nRT अपॉन P2, ये भी लिख लेना, माइनस nRT अपॉन P1, जहाँ P1 P2 क्या है, ध्यान रखना, गैस के इनिशियल और फाइनल प्रेशर है। कोई जरूरी नहीं है कि P2 पी एक्सटर्नल के बराबर हो। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो ज्यादातर केसेस में पिस्टन मूव करता हुआ कब रुकता है, जब पिस्टन यानी सिस्टम का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो कह सकते हो कि P2 किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पी एक्सटर्नल कितना 8, सिस्टम का फाइनल प्रेशर भी क्या 8, क्योंकि पिस्टन कब रुकेगा, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो P2 जो है गैस का फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल। गैस का फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी एक्सटर्नल। तो इरिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, रिवर्सिबल में वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, ये ध्यान रखना। दोनों में, यानी फिजिक्स में केवल रिवर्सिबल पढ़ते हो, केमिस्ट्री में रिवर्सिबल भी पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल भी पढ़ते हैं। चलिए अब मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइसोथर्मल पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। रोहन कुमार ने पूछा P2 हमेशा ही पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। होगा बेटा, बट एक केस ऐसा भी है जहां नहीं भी होता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी तो मान लो होता है, अभी तो मान लीजिए होता है। चलिए क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो गैस का फाइनल प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल हो जाएगा, जो पी एक्सटर्नल वही गैस का फाइनल प्रेशर है। पी एक्सटर्नली गैस का फाइनल प्रेशर है, या जो गैस का फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 एटमॉस्फेयर से कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 तक, प्रेशर 10 से 1, यानी इनिशियली गैस का प्रेशर 10 था, फाइनली हो गया 1, इसका मतलब पी एक्सटर्नल कितना है, 1। अर्णव बेटा, वर्क डन में साइन आता है, वर्क डन बाई गैस का कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ढंग से सुनो समझ में आएगा। वर्क डन माइनस 50 है, तो वर्क डन बाई दी गैस प्लस 50 होगा। वर्क डन और वर्क डन बाई दी गैस में साइन का डिफरेंस होता है।
अच्छा, ये आंसर आर की टर्म्स में निकालना, आर की वैल्यू पुट मत करना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं, और एक और छोटी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वैसे तो हमें पता है कि बेस 10 से बेस ई से बेस 10 में जब जाते हैं तो 2.303 आता है, बट अभी थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2.3 ले लेना, 2.303 मत लेना एक, और दूसरा आर की टर्म्स में आंसर देना। अगर आर की वैल्यू जूल में पुट करोगे जूल में आ जाएगा, कैलोरी में पुट करोगे कैलोरी में आ जाएगा। वाह माजिद, क्या बात है, तीनों आंसर बिल्कुल सही तुम्हारे, एकदम शानदार। आर की टर्म्स में आंसर देना है। चलिए, तो रिवर्सिबल में फॉर्मुला क्या लगेगा, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन या पी वन अपॉन पी टू। तो रिवर्सिबल का दिखा देता हूँ, माइनस 2.303 की जगह 2.3 ले लिया, एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर की टर्म्स में, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, इनिशियल प्रेशर 10, फाइनल प्रेशर 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये सॉल्व कर लीजिए, माइनस 690 आर, माइनस 690 आर। ठीक है, वर्क डन पूछा है, ध्यान रखना क्वेश्चन, कैलकुलेट डब्ल्यू, इसीलिए विद साइन सारे आंसर आएंगे। कैलकुलेट वर्क डन डब्ल्यू फॉर वन मोल आइडियल गैस, बाय वन मोल आइडियल गैस नहीं लिखा है, फॉर वन मोल आइडियल गैस लिखा है, फॉर वन मोल लिखा है, ये ध्यान रखना। सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी पी टू माइनस एन आर टी अपॉन पी वन। पी वन दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर, पी टू दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पी नहीं 1 एटमॉस्फेयर, और जैसा मैंने आपसे कहा था जो गैस का फाइनल प्रेशर होगा, जो गैस का फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल होगा। वैसे इसमें मैं आगे चल के थोड़ा और ऐड करूंगा, ये हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा वहां आपको पी एक्सटर्नल दे रखा होगा और पी टू भी दे रखा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पी टू और पी एक्सटर्नल में से एक ही डेटा दे रखा है, मतलब पी टू ही पी एक्सटर्नल है, और अगर दोनों अलग अलग दे रखे तो हो सकता है। तो 1 और पी एक्सटर्नल भी हमने कितना पुट कर दिया 1, सॉल्व कर लीजिए, एन आर टी कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस 270 आर, माइनस 270 आर। एंड थर्ड पार्ट में क्या होगा भाई, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब पी एक्सटर्नली जीरो है। हाँ, यहां पर अब आप कह सकते हो प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। ये कंटेनर है, फ्री एक्सपांशन जब भी होता है तो स्टॉपर्स यूज करने पड़ते हैं। हाँ, स्टॉपर्स जब आप यूज करते हो तो हो सकता है कि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर इसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, अब आपने ये स्टॉपर्स हटा दिया तो हो सकता है पिस्टन यहाँ से यहाँ चला जाए, लेकिन यहाँ फिर से स्टॉपर्स लगा रखा था और बाहर का प्रेशर जो है वो तो जीरो है, तो दिस इज फ्री एक्सपांशन, मतलब पी एक्सटर्नल जीरो है। यहाँ अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं, लेकिन आपने स्टॉपर्स लगा के रोक रखा है, तो यहाँ बाहर का प्रेशर दे रखा, पी एक्सटर्नल जीरो, अंदर का दे रखा पी वन और पी टू दे रखा, लेकिन सिंस पी एक्सटर्नल जीरो इसलिए वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। कैसे करते हैं कंटेनर की पिक्चर ध्यान रखो, फ्री एक्सपांशन में हमेशा पिस्टन को रोकने के लिए स्टॉपर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो पिस्टन तो जाता जाएगा रुकेगा ही नहीं कभी। तो वहाँ स्टॉपर्स होने चाहिए, और जहाँ स्टॉपर्स होंगे वहाँ फिर अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। चलिए, तो ये वर्क डन के तीनों पार्ट हमने कर दिए, इनके साइन बदल दो तो क्यों आ जाएगा, वर्क डन पता चल गया, साइन बदल दो क्यों आ जाएगा, राइट, डेल्टा यू डेल्टा एच तो सबके जीरो है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा हो सकता है वैसे तो कोई ऐसा नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से आप एक और क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन क्यों के आंसर आपके सामने, डेल्टा यू डेल्टा एच सभी के जीरो ही है, ये डेल्टा यू डेल्टा एच सभी में जीरो, थर्ड में नहीं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब में जीरो, ध्यान रखना, इन ऑल थ्री, इन ऑल थ्री। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट वर्क डन फॉर वन मोल गैस अंडरगोइंग कंप्रेशन फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। वो क्वेश्चन था एक्सपांशन का, ये क्वेश्चन था कंप्रेशन का, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। हम आपको यहाँ तीसरा पार्ट क्यों नहीं आया, बट एक्सपांशन फ्रीली हो सकता है, कंप्रेशन फ्रीली नहीं हो सकता। वरुण भाई साहब, डेल्टा एनजी केमिकल रिएक्शन के केस में आता है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अयान ने आंसर भी दिए हैं। कुंदन बेटा, पिस्टन इज मासलेस, हमारे सारे पिस्टन मासलेस होते हैं, याद करो मैंने बोला था, तो इसलिए पिस्टन की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। वो क्वेश्चन एक्सपांशन का था, ये कंप्रेशन का था, वहाँ एक्सपांशन हो रहा था 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ फिर से हमने कंप्रेशन कर दिया 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर। बताइए वर्क डन क्या होगा, आंसर देख रहा हूँ मैं आपको। बेटा बाहर ऋषि 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, फ्री एक्सपांशन में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है। प्रीतम सही है आंसर, मनु यादव सही है। तो बहुतों को लग रहा है कि सर जो पहले आंसर थे उनके साइन बदल दो, मतलब माइनस 690 आर तो यहाँ प्लस 690 आर, और इरिवर्सिबल में वहाँ था माइनस 270 तो यहाँ प्लस 270, तो इसमें से मैं आपको बता दूं एक आंसर तो आपका बिल्कुल सही है 690 आर। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो केवल साइन बदलना है, लेकिन सेकंड पार्ट का आंसर 2700 आर है भाई, 270 नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि इस बार पी एक्सटर्नल 1 नहीं 10 है। पी एक्सटर्नल गैस का फाइनल प्रेशर जो है दैट इज 10 एटमॉस्फेयर, तो पी एक्सटर्नल भी 10 होगा, यानी आंसर इज 2700 आर।
मैंने कहा था ना बेटा, मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं देता हूँ। क्वेश्चन जब देता हूँ ना तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। मुझे पता था कि बहुतों के आंसर क्या आने वाले हैं, बट अभी इसे यही नहीं समझेंगे, इसे और भी बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। इस 270 से ये जो 2700 आर हुआ ना, इससे बहुत कुछ थर्मोडायनामिक्स समझाऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, इससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी मैं सिखाऊं बताऊंगा आपको। हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, जो कि अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, उस क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया कि ये पार्ट रिवर्सिबल है, बी पार्ट इरिवर्सिबल। तो क्या हमेशा ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो मैं आपको बता दूं, देखो, रिवर्सिबल है तो लिखा ही होगा रिवर्सिबली ले जा रहे हैं, लेकिन इरिवर्सिबली अगर आप चेंज कर रहे हो, इरिवर्सिबली चेंज कर रहे हो, तो या तो लिखा होगा इरिवर्सिबली, या उसका एक तरीका और है बताने का कि मैं प्रोसेस इरिवर्सिबली कर रहा हूं। इसका एक तरीका और क्या कि अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस में, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो कंटेनर का तो प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। सुनना भी बात को अच्छी तरह से, आइसोथर्मल प्रोसेस में कंटेनर के अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होगा। अब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अंदर का प्रेशर जैसे जैसे चेंज होगा, बाहर का भी उसी तरह से चेंज होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन ये होती है कि हमेशा अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर हो। तो अगर अंदर का चेंज हो रहा है तो बाहर का भी कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, राइट। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे जैसे अंदर का चेंज होगा, बाहर का भी वैसे वैसे ही चेंज होगा, धीरे 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 चेंज होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस हम कर रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गई मेरी बात? ये लाइन ध्यान रख लेना। अगर कोई ये कहते कि आइसोथर्मल प्रोसेस वाज कैरिड आउट अगेंस्ट 10 एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट 5 एटमॉस्फेयर, मतलब इरिवर्सिबल है। अगेंस्ट 10, अगेंस्ट 5 यानी एक्सटर्नल प्रेशर की कुछ फिक्स वैल्यू आ गई, मतलब वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बड़ा काम का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन करते वक्त ध्यान है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, ये दोनों क्वेश्चन, एक एक्सपांशन का था, एक कंप्रेशन का था। इससे मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको सिखाना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन किया था एक्सपांशन का, दूसरा क्वेश्चन किया था हमने कंप्रेशन का। ठीक है, एक्सपांशन में 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, कंप्रेशन में 1 एटमॉस्फेयर से वापस कहां पहुंच गए? 10 एटमॉस्फेयर। टेंपरेचर यहां पर भी 300, यहां पर भी 300, मतलब एक तरह से ए से बी और वापस बी से ए आ गए, ए से बी गए वापस बी से ए आ गए, ये आप कह सकते हो। वर्क डन हमने निकाला था, तो ये एक्सपांशन में वर्क डन -690 आर, -270 आर। ये कंप्रेशन में वर्क डन के आंसर मैंने यहां पर लिख दिए, जो भी हमने निकाले थे, कुछ नया नहीं अभी तक हमने किया, राइट। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें समझ में आती है हमें। कंक्लूजन, ये लिखने के बाद, ये चाहो तो लिखना चाहो तो वापस लिख लो, क्योंकि ये दोनों के रिजल्ट्स मैंने समराइज कर दिए यहाँ पर। अब इसके बाद आपको लिखना कंक्लूजन। ये जो डेटा हमें दिख रहा है ना, इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा। पहला कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन ये है कि जब भी एक्सपांशन करोगे आप, देखो ये माइनस साइन तो हमें ये बता रहा है कि क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन फिजिक्स में करोगे तो यहाँ प्लस आंसर आएगा, यहाँ माइनस आंसर आएगा। तो ये माइनस साइन केवल ये बताता है कौन वर्क कर रहा है, राइट। अगर आप लैंग्वेज यूज करोगे तो ये सारे माइनस साइन चले जाएंगे। माइनस साइन का मतलब एक्सपांशन हो रहा है, ये प्लस साइन का मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो अब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखना। तो जब भी एक्सपांशन होगा, इवन मैं आपको तो कोई सा भी डेटा ले लो, 10 से 1, 10 से 2, 10 से 5, कोई सा भी एक्सपांशन, आइसोथर्मल छोड़ो, आगे मैं एडियाबैटिक बताऊंगा, कोई सा भी एक्सपांशन प्रोसेस हो, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो रिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो रिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा, और यही कंप्रेशन हो रहा है तो हमेशा इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक सभी में ऐसा होगा। अगर वर्क डन में डिफरेंस है तो हमेशा ही होगा, अगर वर्क डन में डिफरेंस है तो हमेशा ही होगा। तो इन केस ऑफ एक्सपांशन, याद रखो मैंने आइसोथर्मल भी नहीं लिखा है, मतलब आइसोथर्मल के लिए भी वैलिड है, एडियाबैटिक के लिए भी वैलिड है, और किसी प्रोसेस के लिए भी वैलिड है। तो रिवर्सिबल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड मोड लगा दिया मैंने, ताकि मैग्नीट्यूड की ही हम बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इरिवर्सिबल। और यहाँ पर अगर कंप्रेशन है तो इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन करके आप देख सकते हो, ये नहीं कि सर ऐसा क्यों, क्यों वाली कोई बात नहीं करेंगे हम, ऐसा होता है। आप 10 क्वेश्चन करके देख लेना, रिजल्ट यही रहेगा, कभी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये हमेशा आप यूज कर सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, इन केस ऑफ एक्सपांशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन। प्रोसेस की बात हो रही बेटा, केवल प्रोसेस, केमिकल और फेस चेंज की अभी कोई बात नहीं हो रही। एक्सपांशन कंप्रेशन का मतलब ही है कि एक्स प्रोसेस ही है, केमिकल रिएक्शन नहीं। एक्सपांशन कंप्रेशन मतलब प्रोसेस से ही रिलेटेड टर्म्स है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। ये बड़ा, वापस से मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इसी क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पॉइंट पहले समझाता हूं, फिर अफनानिल का जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती उस दिन मजा नहीं आता है। चलिए भाई, थैंक यू, अच्छी बात है, बट जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है तो पीवी वर्क हो रहा है। आपको मैं बताऊं, ये पीवी वर्क हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पिस्टन, जितनी भी कार्स हैं, जनरेटर, इन सब में पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जिससे वर्क मिलता है। अब सोचो आपके पास एक कंटेनर, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नाम क्यों रखे गए हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे और अच्छी तरह से एंट्रोपी में समझूंगा, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा, किसी ने एक चीज पूछी, इक्वलिटी वाला साइन क्यों है? तो देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है ना, उसमें आप रिवर्सिबल करो या इरिवर्सिबल, वर्क डन 0 होता है। तो अगर वर्क डन 0 है तो फिर रिवर्सिबल में भी 0 होगा, इरिवर्सिबल में भी 0 होगा, इसलिए इक्वलिटी वाला साइन भी आ सकता है जहां वर्क डन 0 होगा। ठीक है, वापस अब इस पर आ रहा हूं। लेट्स से एक कंटेनर है, एक कंटेनर आपके पास है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। मान लो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपके पास अभी कोई काम नहीं है, यानी जेई का, मान लो जेई का एग्जाम दे चुके हो, अब जेई का रिजल्ट आने वाला है, अभी हमारे पास कोई एग्जाम नहीं, खाली बैठे हैं, क्या करोगे? कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन लगा हुआ है तो क्या करें? थोड़ा टाइम पास करना है, मोबाइल भी नहीं है, मान लो हमारे पास टीवी का कनेक्शन भी चला गया, नेट नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? तो ठीक है, कंटेनर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, उसको 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रिवर्सिबली एक्सपेंड किया। कैसे? रिवर्सिबली, धीरे 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 एक्सपेंड किया। हाँ, रिवर्सिबल मतलब टाइम इनफाइनाइट लगेगा, मतलब आपका लाइफ टाइम इनफाइनाइट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, इमोर्टल अमर हो आप लोग। तो आपने उसको 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर धीरे 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 एक्सपेंड किया। अब जब 10 से 1 एटमॉस्फेयर धीरे धीरे एक्सपेंड किया तो सिस्टम ने कितना वर्क किया? माइनस, सिस्टम का वर्क डन जो है ना -690 आ रहा है, मतलब सिस्टम ने इतना वर्क किया, मतलब इतना वर्क आपको मिला। कितना मिला? 690 आर। ठीक है, 690 आर। लेकिन अब आपको तो केवल टाइम पास करना था, आपको तो केवल टाइम पास करना था, तो आपने क्या किया? पहले एक्सपेंड किया 10 एटमॉस्फेयर से 1, फिर वापस उसको 1 से 10 एटमॉस्फेयर कंप्रेस कर दिया, फिर से 1 एटमॉस्फेयर, 1 से 10 एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कंप्रेस कर दिया। अब जब आपने उसको धीरे धीरे कंप्रेस किया, अगेन कैसे किया? रिवर्सिबली, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? 690 आर। ये आपको करना पड़ा सिस्टम पर, यानी आपको जितना वर्क मिला था आपने उतना ही वर्क वापस से कर दिया, जितना वर्क मिला था आपको उतना ही आपने वापस से कर दिया। सिस्टम वापस अपनी जगह पर, 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, और हम भी वापस अपनी जगह पर। भाई मिला था 690 आर, वापस से कर दिया 690 आर, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया, आप भी अपनी जगह पर आ गए, सिस्टम भी अपनी जगह पर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ तो केवल टाइम पास हुआ, आया ना? लेकिन सोचो, यही काम आपने इरिवर्सिबली किया। अगर आपने 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर इरिवर्सिबली एक्सपेंड किया तो कितना वर्क हुआ? सिस्टम ने कितना वर्क किया? -270 आर, मतलब आपको वर्क केवल कितना मिला? 270 आर। अब आप चाहते हो कि सिस्टम वापस अपनी जगह पे चला जाए, 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर अपनी जगह पे चला जाए, तो भाई अब 270 से काम नहीं चलेगा।
10 टाइम्स देना पड़ेगा आपको 2700 आवर। जब इतना वर्क करोगे तब जाके सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, लेकिन सिस्टम तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। आपका क्या होगा भाई, क्योंकि मिला था 270, देना पड़ रहा है 2700 आवर, यानी 90% लॉस में साहब। 90% यानी तो मिला इतना, देना इतना पड़ गया 900%। इसका मतलब 9 गुना यू मान इतना लॉस हो गया भैया। और आप कहते हो नहीं सर मेरे को तो 270 मिला, मैं 270 का ही वर्क करूंगा, तो आप अपनी जगह पर चले जाओगे, सिस्टम अपनी जगह पर नहीं आएगा। मतलब अगर आपने एक प्रोसेस को इरिवर्सिबली किया, अब आप सोचो कि वापस मैं इसको ओरिजिनल स्टेट में ले जा सकता हूं। हाँ, आप वापस सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट में ले जा सकते हो, लेकिन जब सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, सिस्टम तो चला जाएगा, आप नहीं जाओगे। यानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को जब हम रिवर्स करते हैं, वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, तो या तो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में आता है या आप मतलब सराउंडिंग्स ओरिजिनल स्टेट में आती है, दोनों वापस एक साथ ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते। जबकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस को जब आप रिवर्स करते हो, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों ही एक साथ ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो रिवर्सिबल में सब कुछ रिवर्स हो सकता है, रिवर्सिबल में सब कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। होता क्या, हम केवल सिस्टम के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि सिस्टम तो भाई सिस्टम को मैं रिवर्सिबल में भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में ला सकता हूं, इरिवर्सिबल में भी मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में ला सकता हूं, लेकिन इरिवर्सिबल में जब सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा तो सराउंडिंग्स नहीं आएगा, या सराउंडिंग्स आएगी तो सिस्टम नहीं आएगा। तो इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस both system and surroundings can be restored to their original state simultaneously, but in an irreversible process both cannot be restored to their original state simultaneously। ये समझाया मैंने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नाम क्यों रखा है। रिवर्सिबल में सब कुछ वापस रिवर्स हो सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल में या तो सिस्टम होगा या सराउंडिंग, इसीलिए इरिवर्सिबल बोला। हम केवल सिस्टम के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो इरिवर्सिबल में सिस्टम वापस अपनी जगह पर आ सकता है, इरिवर्सिबल में वापस सिस्टम अपनी जगह पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने अभी समझाया है, आगे मैं एंट्रोपी से जब इसको समझाऊंगा ना, तो आपको अरे सर फिर अलग ही लेवल पर फील आएगा आपको, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये नाम एंट्रोपी के कारण रखे गए, ये भी मैं आपको बताऊँ। ये तो चलो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, बट और अच्छी तरह से ये तब समझ में आएगा कि नाम की ये नाम क्यों रखे गए, और आप खुद कहोगे नहीं सर यही नाम रखने हैं। मैं गारंटी कहता हूँ, जब एंट्रोपी पढ़ा के बताऊंगा ना कि नाम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्यों रखे गए, तो आप खुद कहोगे नहीं सर यही नाम रखने चाहिए, इसके अलावा और कोई नाम नहीं रख सकते। आप खुद बोलोगे कि ये सबसे सही नाम है, जो अभी लग रहा है ना कि ये नाम क्यों रखें। तो चलिए थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, जल्दी से थोड़ा और करते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आता हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखो, मैं समझाता हूँ इसको। बेटा नीला, कोई भी लाइन कहीं पे चिपका दो, उसका भी मतलब सराउंडिंग सॉल्व, उसका यहाँ क्या कनेक्शन है यार। रिवर्स सराउंडिंग सॉल्व, रिवर्सिबल मतलब सराउंडिंग्स वापस हमेशा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, रिवर्सिबल का मतलब उसमें जो चेंज हो रहा है उसमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है क्या। चलिए इस लाइन को समझाता हूँ, वापस उसी एग्जांपल पे जाते हैं, वो जो डेटा थे। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर रखा हुआ है, सुनना वापस। इंजन, अब देखिए पिस्टन जो होता है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है, एक तरह से सभी इंजन में यही होता है, सभी इंजन में ऐसे ही होता है। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन है, मतलब एक इंजन है, और इंजन यानी पिस्टन ऊपर आता है, एक्सपांशन होता है, तो इंजन वर्क करता है और आपको वर्क मिलता है। तो देखिए नेचुरल सी चीज, अगर हमें वर्क मिल रहा है तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा वर्क या कम वर्क। नेचुरली हम ज्यादा वर्क चाहेंगे। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो आप दो तरह से एक्सपेंशन कर सकते हो, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। अब दो तरह के एक्सपेंशन में आप कैसे करना चाहोगे, तो देखो सीधी बात है, हमें वर्क मिल रहा है तो हम ये चाहेंगे ज्यादा वर्क मिले। अब ज्यादा वर्क किसमें मिल रहा है, मैग्नीट्यूड बाई साइन से, मतलब आपको वर्क मिल रहा है, मतलब वही साइन पिक्चर से हट गया, सिस्टम वर्क कर रहा है, रिवर्सिबल में 690 आर, इरिवर्सिबल में 270 आर, हमें वर्क मिल रहा है, किसमें ज्यादा वर्क मिलेगा, रिवर्सिबल में। तो इन केस ऑफ एक्सपांशन हम चाहेंगे कि प्रोसेस कैसे हो, रिवर्सिबली। हाँ ये ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक्स में भी टाइम को हम पिक्चर में नहीं ले रहे, मतलब टाइम की कोई टेंशन नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो हम एक्सपांशन कैसे करना चाहेंगे, रिवर्सिबली। क्यों, क्योंकि उसमें सिस्टम ज्यादा वर्क करता है, हमें ज्यादा वर्क मिलता है। लेकिन कोई भी जो इंजन होता है, देखो सीधी बात है, एक्सपेंड होता है तो वापस रीयूज करना होता है आपको, वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में जाना पड़ता है। आपने कभी देखा है बाइक्स में इन समय एक आरपीएम होता है, राउंड्स पर मिनट, बताओ 500 1000 1500, यानी एक मिनट में आरपीएम राउंड्स पर मिनट, एक मिनट में वो पिस्टन जो ना 1500 बार ऊपर नीचे होता है। सोचो आप कितनी जबरदस्त स्पीड से वो ऊपर नीचे होता है, पीवी वर्क करता है। तो वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में ले जाना, क्योंकि हमें उसको तो रीयूज करना है, एक बार थोड़ी यूज करना है। तो अगर आपने उसको एक्सपेंड किया कैसे, रिवर्सिबली। अब आप जब उसे कंप्रेस कर रहे हो, वापस पिस्टन को ओरिजिनल स्टेट में ले जा रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और जब हमें वर्क करना पड़ता है तो हम क्या चाहते हैं भाई, कह सकते हो सर कम से कम में फायदा हो जाएगा, वही करेंगे, ज्यादा क्यों करेंगे, कम काम कम एफर्ट्स में काम हो जाए। तो अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है तो हम प्रोसेस कैसे करेंगे, जिसमें काम कम हो, किसमें, रिवर्सिबल में। यानी एक्सपांशन है तब भी हम प्रोसेस कैसे करना चाह रहे हैं, रिवर्सिबली। कंप्रेशन है तब भी हम प्रोसेस कैसे करना चाह रहे हैं, रिवर्सिबली। क्यों, कुछ फायदा दिख रहा है ना, हाँ या ना। क्योंकि एक्सपांशन रिवर्सिबल में क्या होता है, एक्सपांशन में ज्यादा वर्क मिलता है, कम कर और करना पड़ता है तो कम करना पड़ता है। इसका मतलब हमें प्रोसेस कैसे करनी चाहिए, रिवर्सिबली करनी चाहिए, रिवर्सिबल ही करने चाहिए एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। दैट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा फायदेमंद है। टाइम की प्रॉब्लम है देखो, बट अभी हम टाइम को साइड में रख रहे हैं क्योंकि उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसलिए हम कर नहीं सकते, ये हमें पता है कि रिवर्सिबल कर नहीं सकते। बट अगर टाइम फैक्टर को हटा दिया जाए तो हम चाहेंगे कि प्रोसेस हम कैसे करें, रिवर्सिबली करें। रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उसके बाद चलिए आज के लिए फिफ्थ पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ग्राफ वाला थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आप थोड़ा बहुत खुद अपने लेवल पर भी कर सकते हो। कुछ कुछ बातें अभी मैं और बताऊंगा, बट होमवर्क दे देता हूँ आपको। डीपीपी कहाँ तक कर ली थी हमने, 4 कर ली ना, नहीं 3 या 4, कहाँ तक कर ली थी डीपीपी। फोर तक कर ली ना हमने, तो एक तो 5 कर सकते हैं। 5 और 6 भी कर लो। फिफ्थ में डेल्टा एच और डेल्टा यू वाले सारे क्वेश्चन है। 6 में आइसोथर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइसोथर्मल में एक छोटा सा पार्ट और है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो हम देख लेंगे, वो भी नहीं थोड़ा सा बाकी, बट क्वेश्चन आप आई थिंक कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना।
तो चलिए होमवर्क्स करते रहो जल्दी से ज़्यादा, उसी में मज़ा है, उसी में फ़ायदा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं अलग-अलग दे रहा हूँ, बट बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाता हूँ, उसी से रिलेटेड है, उससे रिवीजन हो जाएगा। मेरे होमवर्क करने से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बेटा, आज नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड होमवर्क उस साथ में करो। आज पढ़ा और 5 दिन बाद अगर होमवर्क करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। बेटा डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन कहाँ ओपन नहीं हो रहा है? अदनान किस जगह पर देख रहे हो? अदनान किस जगह पर देख रहे हो? लैपटॉप में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो? पूरा लिखा करो। ओपन नहीं हो रहा है लैपटॉप वीडियो, थोड़ा आंसर सही से क्वेश्चन पूछो तो बड़ा ढंग से पूछो। बेटा समय क्लासेस का टाइम तो देखो कोर्स दिसंबर तक होने में इसी तरह से चलता है बेटा, या तो कोर्स पूरा कम क्लासेस होगी या कोर्स पूरा होगा। ये बेटा कौन से 2 पॉइंट की बात करो रोहन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। केशव का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे केशव, खुश रहो स्वस्थ रहो, जिनका भी आज बर्थडे सबके लिए यही दुआएं कि अगले साल अपना बर्थडे किसी आईटी में सेलिब्रेट करो। मोबाइल में नहीं हो रहा है, वापस कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं कोशिश करवा रहा हूँ, देखता हूँ ना। इवनिंग तक वापस से देखना, इवनिंग तक वापस से देखना रोहन, चल जाएंगे। ठीक है।